हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं मुकेश पुरवा, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ लेते हैं एलॉय फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय क्या होते हैं? एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। व्हेन टू और मोर मेटल आर कंबाइंड देन दे फॉर्म एलॉय। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो एलॉय बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगी? दोनों मेटल्स का क्या होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। होमोजीनियस मिक्सचर, तो आप लोगों को ये वर्ड पता होगा होमोजीनियस का। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कोई भी लेयर नहीं बनती है, आपस में दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? एलॉय कहेंगे। तो आपने एलॉय का कंसेप्ट छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। जैसे हम ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो इसमें कॉपर होती है और जिंक होती है। इसी टाइप से स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील भी आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन कौन सी मेटल होती है? उसमें होता है कॉपर, इसमें होता है आयरन, साथ में इसमें मैग्नीज भी होता है, साथ में इसमें कार्बन भी होता है, कुछ अमाउंट में कार्बन होता है। तो ये इसका मिक्सर है। तो बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी एलॉय। जैसे ब्रोस है, ब्रॉन्ज इज ए मिक्सर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो कॉपर का परसेंटेज होता है 80% और जो टिन है इसका परसेंटेज होता है 20%। तो इनका जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज भी फिक्स होता है। इसमें 70% होता है जिंक, इसमें 30% होता है। तो इनका परसेंटेज क्या होता है? फिक्स होता है। तो फिक्स प्रोपोर्शनेट में दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करके आपस में मिला देते हैं तो क्या बनती है? एलॉय बनती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर में से, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से आता है एलॉय फॉर्मेशन। तो ये देखो, दीज आर द एटम्स ऑफ फर्स्ट मेटल, दीज आर द एटम्स ऑफ ए मेटल, एंड ये जो ब्लैक में दिया हुआ है मेटल्स, ये क्या है? एक दूसरी एलिमेंट है जिसके एटम्स यहाँ पे बताए रखे हैं। तो ये दूसरी जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल भी हो सकती है और वो मेटल भी हो सकती है, और वो फिर मेटेलॉइड्स में भी कुछ भी हो सकती है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब होता है जो मेटल है, मेटल की जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, उस स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ वॉइड्स होते हैं। देयर आर सम वॉइड्स प्रेजेंट इन द मेटल। देयर आर सम वॉइड्स there are some voids present in the metal structure, present in the metal structures में कुछ voids होते हैं। और voids का मतलब क्या होते हैं? स्मॉल स्पेस होती है, या स्मॉल होल्स भी इसको हम बोल सकते हैं। उन voids में क्या होते हैं? छोटी छोटी एलिमेंट के जो एटम्स है वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। स्मॉल स्मॉल एटम्स आर ट्रैप इन बिटवीन द स्पेस ऑफ द मेटल स्ट्रक्चर। ये मेटल स्ट्रक्चर, ये मतलब ये मेटल के आयंस है। मेटल यहाँ पे कौन सी मेटल ले रहे हैं? हम ट्रांजिशन मेटल ले रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल का मतलब है हमारे पास में 3D सीरीज की मेटल्स हो सकती है, वो 4D की हो सकती है, फिर वो 5D सीरीज की हो सकती है मेटल। हमारे सिलेबस में 3D के बारे में हमें पढ़ना है, 3D सीरीज के बारे में ही हमें पढ़ना है। इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3D सीरीज के बारे में ही पूरा देखेंगे। तो 3D सीरीज के अंदर जो मेटल्स है, जैसे आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, इस सारे मेटल की जो स्ट्रक्चर है ना, उसके बीच में क्या होता है? कुछ वॉइड्स होते हैं, मतलब कुछ स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस। और उस एम्प्टी स्पेस के अंदर बहुत ही छोटे साइज के एटम्स, बहुत ही छोटे साइज के एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन आते हैं, कार्बन आते हैं। ये छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ये छोटे छोटे एटम्स इन वॉइड्स के अंदर क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। इसके अंदर आके क्या हो जाते हैं? वो फिट हो जाते हैं, जिसे ये वॉइड्स के अंदर ये हाइड्रोजन के एटम या कार्बन के एटम या नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा? इस मेटल की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बढ़ जाती है। मेटल की क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये एलिमेंट है जिसके एटम्स इस स्पेस के बीच में आ जाते हैं।
अब ये जो है ना, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मीनिंग हम बताएंगे सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ना। स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है, उसमें पूरा हम टोटली इसको बताने वाले हैं। एंड नाइदर टिपिकली आयोनिक और नॉर कोवेलेंट, तो ना तो ये कोवेलेंट होते हैं पूरे के पूरे, ना ये आयोनिक होते हैं। अब किस टाइप के इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे टाइटेनियम, अगर टाइटेनियम के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स हैं, टाइटेनियम के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा टाइटेनियम कार्बन। ये Mn4n, इसी टाइप से FeH, Fe3C, TiH2, इस टाइप के ये कंपाउंड बनाते हैं। तो इसके अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं और साथ में रिजिड भी होते हैं। हार्ड और रिजिड दोनों होते हैं। कौन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो पेरेंट मेटल होती है ना, पेरेंट मेटल मतलब जैसे आयरन है, आयरन के अंदर कार्बन है, आयरन के अंदर कार्बन है। जैसे अभी हमने ये हमने कंपाउंड देखा था FeH या Fe3C। Fe3C की बात कर लेते हैं, इसमें कार्बन की इम्प्योरिटीज है। कार्बन के पार्टिकल आयरन की मेटल के बीच बीच में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंपाउंड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मतलब ये सॉलिड होगा, हार्ड होगा और स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होगा ये, मतलब होगा ये आयरन ही, इसके अंदर आयरन, इसमें कार्बन की इम्प्योरिटीज है। अब इसकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी वजह से होगी, वो आयरन की वजह से होगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे 99%, मोर देन 99% से भी ज्यादा क्या है यहाँ पे, आयरन है। तो इसकी वजह से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आयरन की ही शो करेगा यहाँ पे। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, प्योर मेटल के कंपैरिजन में भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इनका इंटरस्टिशियल कंपाउंड का होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जो होता है ना, कास्ट आयरन का नाम सुना होगा आपने। तो कास्ट आयरन के अंदर आयरन होता है और साथ में इसके अंदर कार्बन की इम्प्योरिटीज होती है। तो ये जो आयरन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इस्पात। इस्पात का नाम सुना होगा आपने, हिंदी में बोलते हैं। और रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी तो वो रिटेन करते हैं क्योंकि मेटल्स का सबसे ज्यादा पोर्शन होता है, मोर देन 99% उसमें मेटल होती है, वेरी हार्ड होते हैं। और दे आर केमिकली इनर्ट, मतलब उसके ऊपर किसी भी कंपाउंड का कोई किसी भी केमिकल कंपाउंड का कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे आपने दिल्ली के अंदर स्तंभ देखा होगा, लोह स्तंभ, दिल्ली में है ये, दिल्ली में लोह स्तंभ है, मेरोली के पास में एक जगह है, वहाँ पे लोह स्तंभ नाम का एक स्टेच्यू लगा हुआ, बहुत बड़ा सा पोल है, बहुत बड़ा सा पोल लगा हुआ वहाँ पे। और बहुत पुराना पोल है वो, आज के सैकड़ों साल पुराना वो पोल लगा हुआ है, मुगल सल्तनत काल का लगा हुआ है पोल। और उस पर वो आयरन का बना हुआ है और उस पर आज तक जंग नहीं लगा है, उसके ऊपर आज तक रस्टिंग नहीं हुई है और खुले में पड़ा है वो, उसके ऊपर कोई भी रस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। तो रीजन क्या है, उसके अंदर आयरन है और साथ में क्या है, कार्बन है। आयरन के साथ में कार्बन भी है उसके अंदर, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में कुछ कार्बन भी मौजूद है। मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो, प्योर आयरन का नहीं बना हुआ, वो आयरन का तो है लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मतलब कार्बन की है, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ये। अब इस वजह से ये क्या इनर्ट है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, यस, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल में कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कौन कौन से मेटल्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ट्रांजिशन सीरीज में हम पढ़ेंगे 3D एलिमेंट के बारे में। तो 3D सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, 3D सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जो स्कैंडियम से जिंक तक होती है, स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक। ये जो सीरीज है वो कौन सी है, 3D सीरीज है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस है जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं वो आयरन, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड प्लेटिनम। ये जो मेटल्स है वो सबसे ज्यादा कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो अब आप लोगों को पता होगा कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। या तो रेट ऑफ रिएक्शंस को वो जनरली बढ़ा देते हैं। आप लोगों ने
नाम सुना होगा, कैटलिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात करें। जब भी कैटलिस्ट का नाम आता है तो वहाँ पे कैटलिस्ट पॉजिटिव को ही हम लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। तो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ताकि रेट जो रिएक्शंस में जो लगने वाला टाइम है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, इसलिए हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के लिए अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट को यूज करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये रिएक्शंस स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शंस को ही परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शंस को ही परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने हेबर मेथड में हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस को जब हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाते हैं और जब टेम्परेचर रखते हैं 720 और प्रेशर रखते हैं 200 एटमॉस्फेयर, तो हमें मिलती है अमोनिया गैस। तो यहाँ पे हम आयरन का यूज करते हैं, आयरन यूज एज ए कैटलिस्ट। साथ में इसमें आयरन के साथ में और हम क्या ऐड करते हैं, साथ में मोनिब्लेडिनम भी ऐड करते हैं। आयरन के साथ में हम मोनिब्लेडिनम ऐड करते हैं। तो ये मोनिब्लेडिनम क्या करता है, ये इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। यहाँ पे आयरन क्या है, आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। किसके लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में कंबाइन करवाएगा और किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये आयरन के प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और ये जो है ना मोनिब्लेडिनम, ये प्रोमोटर की तरह काम करता है। मोनिब्लेडिनम एक्ट एज ए प्रोमोटर फॉर दिस केमिकल इक्वेशन। तो आयरन मोनिब्लेडिनम का ये हमने हेबर मेथड का भी हमने देख ही लिया, मैंने बता दिया आयरन मोनिब्लेडिनम। इसी टाइप से निकल का यूज करते हैं हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। तो आपने 11th क्लास के अंदर हाइड्रोजनेशन मेथड पढ़ा है। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम ले लेते हैं एग्जांपल एल्कीन, जो अनसेचुरेटेड होती है, उसको किस में कन्वर्ट करना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको नाम आता है इसका तो नाम बता दीजिए, क्या नाम है इसका। ये निकल कैटलिस्ट की परचेंस में इसका हाइड्रोजनेशन होगा और हाइड्रोजनेशन होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एथेन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो हाइड्रोजनेशन हमेशा कैटलिस्ट की परचेंस में होता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट हमने लिया है निकल कैटलिस्ट लिया है हाइड्रोजनेशन के लिए। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। इसी टाइप से हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का यूज करते हैं, यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, पी ब्लॉक के अंदर हम पढ़ के आए हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में हमने 3 स्टेप पढ़ा है। कॉन्टेक्ट मेथड से हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, आपको याद हो तो सबसे पहले सल्फर को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें SO2 गैस मिलती है। अब इस SO2 गैस को किस में कन्वर्ट करना है, SO3 में कन्वर्ट करना है। तो SO3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। फिर ये SO3 जो है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में पास करते हैं, तो हमारे पास में मिलता है ओलियम H2S2O7, ये है ओलियम। फिर ओलियम के अंदर हम पानी डाल के क्या कर सकते हैं, डिजायर कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं। तो ये आपको पता होगा, ये पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया है, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अच्छे से इसको डिस्कस किया था हमने। तो यही है वो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, जिसका यूज करते हैं हम SO2 गैस को SO3 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। यस, नेक्स्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट है जिसका यूज करते हैं हम डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 क्या है, अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो H2O2 का नाम। वैसे H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट सॉल्ट। तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं ब्लीचिंग के अंदर। तो इसका यूज हम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा ये। और डीकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का डीकम्पोजिशन करने में ये काम आता है। नेक्स्ट, प्लेटिनम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन मेनी प्रोसेस सच एज कॉन्टेक्ट मेथड में भी प्लेटिनम यूज होता है, और फॉर मेकिंग H2SO4 इन द स्टोरेज ऑफ कन्वर्टर ऑफ फॉर क्लीनिंग कार एग्जॉस्ट, इनमें भी इसका यूज होता है। साथ में प्लेटिनम रुथेनियम इज यूज फॉर ओस्टवाल्ड मेथड। तो ओस्टवाल्ड मेथड क्या है, ओस्टवाल्ड मेथड से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो क्या आप? ओस्टवाल मेथड इज यूज्ड और ओस्टवाल प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर्म अमोनिया गैस के फॉर्मेशन में ओस्टवाल मेथड यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट मेथड यूज करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में। इसी टाइप से ये जो लेड है इसको हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में। तो अभी हमने बताया था लेड का। तो ये देखो, ये हमने SO2 को SO3 में चेंज करते हैं, तो इस टाइप से केमिकल रिएक्शंस होती है। ये प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन गैस क्या होगी? एडजॉर्ब होगी। एडजॉर्ब होती है ऑक्सीजन गैस प्लेटिनम की सरफेस पे। अब ये SO2 जो है ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा? SO2 इस अब देखो, ये जो प्लेटिनम है ना, ये क्या करेगा? इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ऑक्सीजन के अंदर O2 स्ट्रक्चर होती है। अब O2 स्ट्रक्चर को इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये देखो, ये ऑक्सीजन जैसे ही प्लेटिनम की सरफेस पे एडजॉर्ब होती है, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये SO2 मॉलिक्यूल इसी से रिएक्ट करेगा। SO2 मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? SO3 बना लेगा। देखो ये SO3 बन गई। अब ये SO3 जैसे जैसे बनती जाएगी प्लेटिनम की सरफेस से वापस क्या हो जाएगी? डी एब्जॉर्ब होती जाएगी। तो एड्सॉर्प्शंस और डी एड्सॉर्प्शंस, ये जो दो पॉइंट है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो इसको हम उसमें अच्छे से सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में अच्छे से देखने वाले हैं। आई थिंक दीज कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए ही जाने जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी फेमस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जब दो या दो से ज्यादा आयंस आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल का फॉर्म कर लेते हैं, और उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये कुछ कॉम्प्लेक्स आयन बताए हुए हैं। निकल, ये NH3 6 और +2 लिखा हुआ है। यहाँ पे कोबाल्ट लिखा हुआ है, NH3 6 लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है। तो इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो, एक ही बात है। इसको चैप्टर नंबर 9 में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाद में हम नेक्स्ट वही शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर हम उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब देखो, ये किस टाइप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, रीजन क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का। तो देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा होता है लिगेंड। जब भी कोई भी आयन, जब कोई भी आयन या कोई भी लिगेंड, ये लिगेंड का कंसेप्ट वगैरह सब हमें क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अब कोई भी आयन या जो लिगेंड है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, या जो लिगेंड है उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम जैसे क्रोमियम है, मैग्नीज है, या Fe है, ये सेंट्रल मेटल एटम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है सारे। डी ब्लॉक एलिमेंट सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनेंगे तो किस टाइप से बनता है? ये जो आयंस है ना, ये क्या करेंगे? इनको अप्रोच करते हैं। जैसे इसको अप्रोच करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है? रीजन क्या है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से इसके इनके पास में जो एक्स्ट्रा में जो लोन पेयर होते हैं, जैसे लिगेंड के पास में एक्स्ट्रा में लोन पेयर है, और ये आयंस है इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो ये आराम से इसके साथ में कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। तो रीजन यहाँ पे ये है कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनकी साइज छोटी होती है। दूसरा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और एबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। रीजन है इसकी, सबसे पहला एबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, दूसरा इसका साइज छोटा होता है इनका, और साथ में न्यूक्लियर चार्ज इनके पास में बहुत ज्यादा होता है। तो इन रीजन से ये इन रीजन्स की वजह से ये क्या बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज,
ये पढ़ लेते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स को मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं हम। यस, तो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंपाउंड्स को और एलिमेंट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड्स एंड डायामैग्नेटिक कंपाउंड। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे उनको रखें तो क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड रखा है यहाँ पे N और S, यहाँ पे मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लगा लिए जिस मैग्नेट के पोल हैं, और यहाँ पे मैंने पेट्री डिस्क के अंदर क्या लिया है, ये कुछ सब्सटेंस लिया है। तो ये क्या करेगा, सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन शो करेगा। अगर सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करता है, इसका मतलब वो क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। वो क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और अगर सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से वो क्या करता है, रिपल्सन शो करता है। वो क्या करता है, रिपल्सन शो करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा सब्सटेंस को और वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, रिपल्सन शो करता है। अगर रिपल्सन शो करे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं। So substance which are attracted by the magnetic field called paramagnetic, and the substance which repelled by the magnetic field are called diamagnetic substance. अब कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ परजेंस ऑफ नंबर ऑफ परजेंस ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ परजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी सब्सटेंस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड है, तो वो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मोस्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, मतलब 99%, 90%, मोर देन 95% एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनमें सबके पास में क्या मिल जाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें मिल ही जाते हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है उसको हम बोर मैग्नेटॉन में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। और पैरामैग्नेटिक इसका मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है n+2 √n+2 Bohr magneton. This is the formula to find the magnetic property or magnetic momentum of the substance. तो इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला, इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी भी एलिमेंट के अंदर एक है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है डी सेल के अंदर, डी सब सेल के अंदर, तो उसका हम बोर मैग्नेटॉन में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में 1 लिखना है और आपको कैलकुलेट करना है। जैसे स्कैंडियम +3 है, Sc+3, इसमें देखो डी जीरो कंडीशन है, 3D जीरो कंडीशन है, इसका मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो इसका बोर मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी टाइप से टाइटेनियम +3 है, तो इसकी 3D1 स्ट्रक्चर होती है, तो 1 है इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे तो 1.73 आता है। इसी टाइप से Ti+2 का में 2 है और इसका बोर मैग्नेटॉन 2.84 आता है। तो मैक्सिमम हमारे पास में होता है मैग्नीज का, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 5 होते हैं Mn+2 में। तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है Mn+2 का, तो आप आराम से इसका बोर मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो इसका होता है आर्गन क्रोड 3d5। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Mn+2। अब ये आर्गन क्रोड तो लिखा हुआ है तो इसको रहने दो, हमें तो डी के अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इससे मतलब है। तो 1 2 3 4 और 5, तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.92 आएगा। इसी टाइप से सब एलिमेंट्स का, सब आयंस का बोर मैग्नेटॉन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है।
ये फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, इसका अंडर रूट करना है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे कलर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। so why डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड? कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? इसका रीजन है डी डी ट्रांजेक्शन। द रीजन इज डी डी ट्रांजेक्शन, एक ही रीजन है इसका। ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन the D block element shows color, or the compound or of D block elements shows color. D block elements compound are colorful due to DD transaction. DD transaction की वजह से ये कलरफुल होते हैं। अब ये DD ट्रांजेक्शन क्या है, ये मैं देखो आप लोगों को समझा देता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो जो D सब सेल होता है, इसके अंदर 5 क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स में कौन कौन से 5 ऑर्बिटल होते हैं? पहला होता है डी एक्स वाई, ध्यान से देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 इसमें क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब सेल के अंदर। डी सब सेल में ये 5 क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये 5 ऑर्बिटल्स अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे तो अगर ऑक्टाहेड्रल कोई भी आयन बना है, किस कौन सा टाइप का आयन बना है? ऑक्टाहेड्रल आयन बना है। तो ऑक्टाहेड्रल आयन के अंदर क्या होगा? 6 आयन्स इसको अप्रोच करते हैं। तो जब 6 आयन अप्रोच करेंगे तो ये जो डी सब सेल है ना, ये स्प्लिट हो जाएगा। जैसे ही आयन इसको अप्रोच करेंगे तो ये जो डी सब सेल है ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। दो टाइप के एनर्जी लेवल के अंदर, दो टाइप के एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेंगे ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और यहाँ रहेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये कब होगा? जब कोई भी आयंस इनको क्या करता है? अप्रोच करता है, डी सब सेल को अप्रोच करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट को अगर अप्रोच करता है, कोई भी ऑक्टाहेड्रल आयन बनने जब बनता है, ऑक्टाहेड्रल आयन बनता है कॉम्प्लेक्स आयन में, तो ये क्या करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में ये जो डी सब सेल होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो टाइप के एनर्जी लेवल में। ये जो होता है ना, ये लोअर एनर्जी लेवल होता है और ये हायर एनर्जी लेवल होता है। तो लोअर एनर्जी लेवल को बोलते हैं ईजी, ईजी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं टी टू जी, टी टू जी, टी टू जी। और जो हायर एनर्जी लेवल इसको बोलते हैं हम ईजी। अब क्या होता है इसमें? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे ही इसमें ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे ही कोई भी आयन इसको अप्रोच करेगा, एनर्जी की वजह से ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर एनर्जी लेवल के अंदर है, ये एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर किस में पहुंच जाते हैं? ये हायर एनर्जी लेवल के अंदर पहुंच जाते हैं। सपोज ये इसके अंदर आ गया, ये भी इसके अंदर आ गया और ये भी एक्साइटेड होकर कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये इनका एक्साइटेशन हो गया। अब एक्साइटेशन होने के बाद में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हायर एनर्जी लेवल के अंदर नहीं रहेंगे, वापस क्या होंगे? वापस जंप बैक करेंगे। कहाँ पे? अपने लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जंप करेंगे। जब ये लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जंप करेंगे तो ये क्या करेंगे? वापस वेव लेंथ में वेव को क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? इमिट करेंगे, पर्टिकुलर लाइट को इमिट करेंगे। और उस वजह से ये जो कंपाउंड है वो कलर्ड शो करते हैं, मतलब ये कलर शो करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया तो लिखो चैट बॉक्स में, हाँ सर समझ में आया। नहीं आया तो अभी लिख दो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हाँ देखो, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये कलर्ड
कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड कंपाउंड बनाने का रीजन है, ये जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, कोई भी आयन या लिगेंड इनको अप्रोच करता है। कोई आयन या लिगेंड जब डी ब्लॉक एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट को अप्रोच करेगा, जैसे आयरन को अप्रोच कर रहा है या फिर मैंगनीज को अप्रोच कर रहा है या क्रोमियम को अप्रोच कर रहा है, कौन, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो डी सब सेल होंगे, वो डी सब सेल अपनी दो टाइप की एनर्जी लेवल के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। दो टाइप की एनर्जी लेवल में 3 ऑर्बिटल्स नीचे रहेंगे, 2 ऑर्बिटल्स ऊपर रहेंगे। मतलब नीचे ऊपर का मतलब है जिनकी एनर्जी कम होती है उसको नीचे वाले सेल नीचे वाले लेवल में रखते हैं, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उनको ऊपर वाले लेवल में रखते हैं। अब जैसे ही वो अप्रोच करते हैं, तो इनके पास में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, वो एनर्जी से जैसे ही वो आयन अप्रोच करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और अपने हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद में अब हमने बताया कि जो हायर एनर्जी लेवल होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। वो वापस क्या करेंगे, जंप बैक करेंगे, और जंप करके वापस क्या आएंगे, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर वापस आ जाएंगे। अब जब वो लोअर एनर्जी लेवल में जब वापस आते हैं, तो जितनी वेवलेंथ उन्होंने रिसीव की थी, उतनी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को वापस वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं, और उस वजह से वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। अब ये जो कलर होंगे, जो वेवलेंथ वो लेते हैं ना, उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं, सेम कलर नहीं देंगे। जो कलर लेते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर लेते हैं, देते हैं वापस। तो ये ध्यान रखना है, जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसमें 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वो कलरलेस होंगे। और जितनी ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका कलर की जो डेंसिटी है ना, वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट ध्यान देना है यहाँ पे। मतलब अगर 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो कलरलेस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कलर होगा, 2 होगा तो भी होगा, 3 होगा तो भी होगा। और जैसे जैसे 4 5 6 4 5 5 तक जब जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद में वापस थोड़ा उनका कलर थोड़ा वापस फेडअप होता रहेगा। और जैसे 0 हो जाएगा, Zn+2 में 0 होता है। Zn+2 कंडीशन में ये अगर आयन बढ़ा है, अगर इसको कोई लिगेंड अप्रोच करेगा, तो ये किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, ये कलरलेस या व्हाइट कंपाउंड बनाता है, जैसे जिंक सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये स्कैंडियम में और टाइटेनियम 4 में, ये थर्ड और फोर्थ क्या लिखी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई। तो यहाँ पे 0 होते हैं एन पेर इलेक्ट्रॉन, तो कलर है इनका कलरलेस। तो ये कलर आपको ध्यान देना है। टाइटेनियम में पर्पल, वेनेडियम का ब्लू कलर का वेनेडियम, थर्ड का ग्रीन कलर, इसी टाइप से मेनेडियम सेकंड का और क्रोमियम सेकंड का वॉयलेट कलर। ये कलर आपको ध्यान रखने हैं। इसी टाइप से मैंगनीज सेकंड का पिंक कलर होता है। और ये देखो, ये आयन, इनके कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। आयरन थर्ड का येलो कलर होता है। आयरन थर्ड का मतलब है Fe+3, Fe+2, इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। FeSO4 आपने देखा होगा, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। इसी टाइप से कॉपर का देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कलरलेस होता है, ये ध्यान देना। ये Cu+ है, Cu+ है ये। और ये जो है Cu+2 है, क्यूप्रिक है। तो आपने कॉपर सल्फेट देखा होगा, जो नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इस टाइप से जो निकल सेकंड है वो ग्रीन कलर का है। जिंक Zn+2 कलरलेस है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। तो आई थिंक कलर्ड ऑफ द कंपाउंड आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है, +3, स्कैंडियम की +3 होती है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कंपाउंड है वो है हमारे पास में मैंगनीज, तो +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो पहले देखो, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 से +2 +3 +2 तो लगभग सब कंपाउंड करते ही करते हैं। एक कॉपर में एक्सेप्शनल केस है, ये +1 भी शो करता है। कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। बाकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे कंपाउंड शो करते हैं। देखो, एक स्कैंडियम को छोड़ के सारे कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और एक कॉपर भी, कॉपर में एक स्पेशल केस है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैक्सिमम